और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री मेनपाल गोदेरा जी, ग्राम काजला, जिला हिसार, हरियाणा से है। आज वो हमें पर्यावरण, प्राकृतिक खेती और देशी बीज पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं मेनपाल भाई साहब को पहले एक बार इस योगार मंच पर आमंत्रित किया था और अभी दूसरी बार उनको किया है, तो मैं उनको इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। और उनका एक ही लक्ष्य है कि जब से वो उनको जोड़ा है, वैसे ही आज भी अभी कंटिन्यूसली वो जुड़ते रहते हैं योगाहार कार्यक्रम से, और उनको बोलते हैं कि हमें बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है इस योगाहार मंच से, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और वो आगे अपनी बात रखते हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय मेनपाल भाई साहब। जी मेनपाल भाई साहब, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें आदरणीय मेनपाल जी, अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें तब आपकी आवाज आएगी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सदन जो इसके संचालक है जो रंजना बहन जी को हमने जोड़ा है और उसको सादर हम आमंत्रित करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना अब आवाज आ रही है मुनीलाल सर? जी आ रही है। तो हम 2014 से प्राकृतिक खेती हमने शुरू की थी। तो 1 एकड़ से स्टार्ट की थी हमने। तो 2015 में दूसरा एकड़ शुरू किया था। तो प्राकृतिक खेती का मेन मूल सिद्धांत है जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और वापसा। तो इन 4 चीजों को जो इंसान फॉलो करता है वो उसमें 100% वो प्राकृतिक खेती से जुड़ जाता है। तो उसके अंदर हमने भी ऐसा किया। हमने सबसे पहले जानकारी मिली, भिवानी से दादरी रोड पे सुभाष बोरा है, तो उनके हम फार्म हाउस पे गए। हमने देखा तो उन्होंने जीवामृत घन जीवामृत आप बीज कैसे लगाते हो, तो उन्होंने बीजामृत के बारे में बताया। भी हम जो भी हमारा बीज है तो हम बीज से उपचारित करके और फिर हम बीज को जमीन में लगाते हैं, जिससे भी कोई वायरस हो, फंगस हो, तो वो हमारे बीज को नुकसान न पहुंचाए। तो हमने उनका फार्मूला पूछा, ये आप बीजामृत की कैसे तैयार करते हो, कितनी उसमें मात्रा डलती है, कौन कौन सी डलती है। तो उन्हें 1 क्विंटल बीज उपचारित करने के लिए उन्होंने बताया 20 लीटर पानी और 5 लीटर मूत्र, 5 किलो गोबर और 50 ग्राम चूना। तो बोला ये 1 कुंटल बीज के लिए है। और उन्होंने बताया कि इसको सुबह शाम
हिलाओगे और 24 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है। हाँ ठीक है। तो फिर इसको बीज उपचारित करने के लिए 24 घंटे वो रखते हैं, 48 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। तो इसको फिर बाद में वेस्टेज मत समझना, इसको आप पौधे के साथ डाल सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा बाद में ये। तो हमने वैसा ही किया, तो बहुत ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जीवामृत के बारे में भी उन्होंने बताया। तो पहले हम बाग लगाने से पहले जीवामृत का इस्तेमाल करते थे, और फिर मैं उनसे गो कृपा अमृतम का जामुन लेके आया। तो गो कृपा अमृतम का बहुत ही हमें अच्छा रिजल्ट मिला। उसकी ग्रोथ पौधे की देखी, उसकी फ्लावरिंग देखी, और उसके बाद में जो भी जैसा हमने पौधा है, जैसे मूंग हो गया, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गई, लौकी हो गई, बैंगन हो गया, तो उसके भरपूर मात्रा में उसके फल लगा है। और कुछ हानिकारक जो कीट हो नॉर्मल मीडियम तक, तो उन्होंने गो कृपा अमृतम से ही हमने कंट्रोल किया है। और बाद में हमने पूछा जो बिल्कुल हानिकारक से हानिकारक कीट है, जो उसका कैसे कंट्रोल करें। तो उन्होंने CVR पेटेंट के बारे में बताया। फिर हमारी मुलाकात हुई जो बावड़ा जाट है, सुमेर सिंह रानी माऊ से, जो पंजाब के अंदर 200 एकड़ के अंदर उन्होंने जैविक फार्म तैयार किया है। तो उन्होंने पूरा इसका फार्मूला बताया CVR पेटेंट का। तो उन्होंने बताया कि आप 3 फुट नीचे की मिट्टी निकालो, और वो टॉप सॉयल बोलते, सब सॉयल बोलते हैं, और 4 इंच ऊपर की मिट्टी ले, उसको टॉप सॉयल बोलते हैं। इन मिट्टी को छाया में सुखा लो, और 1 साल के लिए स्टॉक कर सकते हो आप। फिर उसको बारीक कूट के, और 10 किलो मिट्टी के साथ आधा किलो लीटर रंडी तेल, या रंडी तेल ना मिले तो अपना सरसों का तेल हो, उसको बिल्कुल मिला के और 200 लीटर के ड्रम में डालो, और फिर उसको 20 मिनट तक उसको हिलाओ। वो बिल्कुल रसमस हो जाएगी मिट्टी। फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो मटमैला पानी हो जाएगा। फिर उसका आप टंकी में डाल के ने, और उस भर के टंकी उसके पौधों पे फसल हो, ये मोटा अनाज हो अपना, या सब्जी की फसल हो, या फिर बागवानी हो के पौधे हो, तो उसके अंदर आप छिड़काव करो। तो जो भी फल मक्खी होती है, वो जो लाख रुपए लीटर की दवाई से भी कंट्रोल नहीं होती, वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, उन्होंने बताया। तो हमने तुरंत ही इसका प्रयोग शुरू किया, तो हमने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला इसका। और हम इसका 2 साल से मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। हम किसानों को 2-3 और किसान हैं हमारे जैसे, सीसवाड़ के किसान हैं, रोहतास जुड़े हैं, तो अपना इसमें प्रोग्राम में भी जुड़ रहे हैं वो, तो उन्होंने भी हमने मिट्टी के प्रयोग के बारे में बताया। तो उन्होंने भी हमारे तरह मिट्टी निकाल के उन्होंने अपने खेत में इस्तेमाल किया। कह रहे थे भाई साहब बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमारे पास के गांव है, जगह है, मुकेश कुमार है, वे कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया, हमने उनको भी मार्गदर्शन दिया, तो वे भी कर रहे हैं। तो उनके काफी बड़ा बाग है, तो उनके जिसे तकरीबन 50% अमरूद है, तो उनका खराब हो जाता था, कीड़ा आ जाता था फल मक्खी की वजह से। अब उनके एक भी फल अमरूद का है खराब नहीं हो रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो भी किसान
अपने सदन में जुड़ा है और ये हमारा संदेश जाना चाहिए। आप मार्केट में मत भागे, अपना खेत का खुद डॉक्टर हो और खुद अपने खेत में ही सब पेस्टिसाइड है उसका आप इस्तेमाल करिए और अपने पौधों को पोषण का भी काम करेगा वो और हानिकारक कीट का भी नियंत्रण करेगा। और उस मिट्टी का स्प्रे करने के बाद आप उसको वेस्ट समझ के मत फेंकिए, उसको आप थोड़ा पौधा है जैसे हमारा फलदार पौधा है उसके बड़ा पौधा है तो 300-400 ग्राम के करीब उसको थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसको जड़ों के अंदर ही इस मिट्टी को डाल के ना थोड़ा ऊपर वो मिट्टी कर दियो। और अगर छोटा पौधा है तो 100-150 ग्राम मिट्टी उसके अंदर थोड़ी सी हटा के ना उसके नीचे दबाओ तो उसके अंदर जो फंगस है हानिकारक फंगस वो नहीं आएगी और पौधा की आप ग्रोथ भी देखना बहुत ही अच्छी ग्रोथ बनेगी उसकी। जो भी किसान साथी कई कहते हैं हम भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, हमने उनके फार्म पे विजिट की तो इतना हमें अनुभव हो चुका है भाई प्राकृतिक खेती मिट्टी कैसी हो जाती है। तो हमने देखा भाई आप प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं, आप की गाय कौन सी? तो कहते भी हमारे गाय तो हम तो इसका मूत्र लिया था, भैंस का मूत्र लिया था, लेकिन जो प्राकृतिक खेती जैविक खेती करेगा किसान उसके पास देसी गाय हो, वो चाहे हरियाणा नस्ल की हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे राठी हो, चाहे अन्य राज्यों में जैसे गिर गाय है, थार पारकर गाय है, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। गाय देसी गाय के 1 ग्राम गोबर के अंदर लैब टेस्ट हुआ तो 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु उनके अंदर मिले हैं। तो 1 ग्राम गोबर के अंदर जो 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है तो देखो हम कितनी मात्रा में गोबर वो खेत के अंदर वो दे रहे हैं। तो देखो हमारे जमीन के अंदर कितने पावरफुल सूक्ष्म जीवाणु हो चुके होंगे। तो जो भी पास में हानिकारक भाई किसान अभी भी वो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनसे जो कीटाणु है तो वो हमारे फील्ड में जरूर आएंगे, लेकिन उनका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं से, वे भाग जाएंगे। तो हमारी खेती बच जाएगी, हमें अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। गो कृपा अमृतम ये बंसीगिर गौशाला है अहमदाबाद के अंदर, उन्होंने ये लॉन्च किया था और उसका भी अच्छा रिजल्ट है। तो वो क्या था उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्त्रियां किसान को अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वो कहते भी जो भी किसान करना चाहे आप भी उनको पैसे मत लेना, वो फ्री ही देना है। 1 ड्रम के लिए 1 लीटर। माँ ठीक है जी। तो हमने भी लगभग 100 किसानों को गो कृपा अमृतम ये फ्री दे चुके हैं। भाई आप भी आप किसानों को जो करना चाहे आपके आस पड़ोस में उसको आप फ्री देना, पैसे मत देना। ज्यादा हो सके तो आप उसका सहयोग करना, आप उसकी मदद करना, तो ताकि उसको वो प्रॉब्लम दिक्कत ना आए भाई हम कैसे तैयार करें, उसकी आप थोड़ी मदद कर देना। तो वो भी अपने साथ जुड़ के न और किसानों को आग्रह करे और हमारा जैविक जो प्राकृतिक खेती है वो बढ़े, हमारे थाली में जैविक भोजन हो, जहर मुक्त हो। तो इससे बहुत ही लाभ मिलेगा और किसान का पैसा है, खाने वाले का पैसा है,
वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय हमारे पास बचेगा, जो आने वाले टाइम में हमारे जो पैसा है वो काम आएगा। और जो रासायनिक डालते हैं किसान, उससे क्या सबसे ज्यादा पर्यावरण में भी नुकसान होता है, जल में भी नुकसान होता है। पर्यावरण में क्या है, जो हमने देखे हैं, जो डांडी बोलते हैं हमारे इधर, राजस्थान के अंदर उसको खेजड़ी बोलते हैं, और राज्य में और कोई नाम से जानते हुए। लेकिन हमने देखा उसके जो फलियां लगती, खोखा लगता है, वो बिल्कुल नहीं लगता, उसके रेंडरे से लग के ने वो बस वहीं तक सीमित हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वे बांझ हो चुकी है, वे जांडी है, जैसे कीकर है उसकी फलियां लगती है, जो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही लाभदायक है उसकी फलियां। लेकिन वो बांझ हो चुकी है, उसके फूल आता है थोड़ा बहुत, वो गिर जाता है, लेकिन उसके कुछ नहीं आता, वैसे खड़ी रहती। ये सब रासायनिक की वजह है, जो रासायनिक हम डालते हैं। ज्यादातर जो घास खरपतवार नाशक जो दवाई का हमने प्रयोग किया है जमीन के अंदर, उससे सब हमारे जो पेड़ पौधे हैं तकरीबन वो बांझ हो चुके हैं। तो इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। पर्यावरण में तो हो रहा है, पेड़ पौधों में भी हो रहा है। जैसे अब कटाई हो रही है पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे रोड निकले हैं 4 लाइन 6 लाइन, उनके साइड में जो पेड़ पौधे लगे थे हजारों की संख्या में, वे कट चुके हैं, लेकिन उनकी जगह अभी तक कई जगह पौधे नहीं लगे हैं। इससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल खराब हो चुका है, हमारी हवा अशुद्ध हो चुकी है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए अब मौसम है, अब जुलाई लग गई है, बारिश का मौसम आ गया है। कम से कम एक इंसान को, मनुष्य को कम से कम 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए। तो इससे हमारा आने वाले टाइम में, जैसे अब कोरोना आई थी, इससे भी भयानक खतरनाक जो बीमारियां आने वाली है, तो उससे हमें राहत मिले, हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध मात्रा में हो। तो इसलिए हमें हर इंसान को 2 पौधे जरूर लगाएं, मेरा सबसे अनुरोध यही है। और बात आई, अगर आप पौधे, कई किसानों से हमने बात की, भाई आप पौधे क्यों उखाड़ते हो? रोड के साथ पौधे लगाती है सरकार, लेकिन वो पौधे क्या है, किसान कई बार उखाड़ देते, भाई हमारी जमीन रोक लेगा, वो रोक लेगा। भाई कम से कम बोला 2 कनाल जमीन हमारी रुक जाती है, तो उनकी बात जायज है। हमने देखा है एक ये आड़ू नीम है, एक विलायती जो कीकर है, ये आड़ू नीम भी हमारा देश का नहीं है, ये विदेशी है, लेकिन ये जगह रोकता है, किसान की भी बात जायज है। लेकिन इसकी जगह वे पौधे लगाते हैं, उसकी जगह हम अपना पौधा लगाएं, जैसे आंवला हो गया, सहजन हो गया। जैसे वो न तो हमारा फसल को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि वो हमारे पौधे को मल्चिंग का काम देगा, उसकी पत्तियां मल्चिंग का काम करेगी, वो खाद में कन्वर्ट होकर वो पौधा को पोषण तत्व देगी। लेकिन ऐसा पौधा कितनी दूरी पे लगा सकता है, वो कितनी ज्यादा दूरी नहीं है, किसान की आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ तक है। आप 20 पौधे 25 पौधे अपने हाथ से वो रोड के साथ लगाइए अपने खेत में, आप उसकी परवरिश करिए, आप उनको बोलिए हम पौधा अपना खुद लगाएंगे, हम देख रेख करेंगे इसकी। सरकार को भी ये संदेश जाएगा कि किसान कितना समझदार है, भाई वो अपना पौधा है, वो देखो खुद लगा रहा है। किसान जो सरकार का वो लेबर का वो पैसा वो बचेगा, और पौधा बार बार सरकार लगा रही है, किसान उखाड़ देता है, उसका जो पैसा है वो बचेगा। लेकिन उसके बाद में फिर हम सरकार से अनुरोध करेंगे, ये चिट्ठी भेजेंगे
कि भाई किसान खुद देखो पौधा लगा रहा है अपने खेत में रोड के साथ, तो उससे कुछ किसान को सरकार से कुछ आने वाले टाइम में जरूर फायदा मिलेगा इससे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि अब रोड के साथ जिस किसान भाई का खेत लगता हो वो पौधा लगाए, उनसे पहले लगाए, सरकार से पहले उन कर्मचारी जो मुआयना करते हैं अब इस रोड के ऊपर कौन सा पौधा लगाना है, तो उससे पहले हम अपना पौधा लगा देंगे तो वो हमारा पौधा नहीं उखाड़ सकते। एक पौधा उखाड़ना एक बच्चा का कत्ल करने समान है, तो वो पौधा नहीं उखाड़ेगा। तो हम अनुरोध करते हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं किसान से, वो अपने खेत में पौधा लगाएं। अगर सहजन का जिसने पौधा लगाना है, मेरे आसपास के अगर किसान है तो मैं उनको पौधा तैयार करके दे दूंगा, वो पौधा जरूर लगाएं। लेकिन उनको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स उस पौधे से मिलेगा, न तो उनकी जमीन रुकेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, और उसकी पत्तियां पतझड़ आएगा उस टाइम उसकी पत्तियां वो खाद का काम करेगी। वो पौधा उस जगह जो हमारी फसल होगी वो आप देखना, उसकी ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग और उसके जो फलियां है कुछ लगेगा वो अलग ही, और खेत से अलग ही लगेगा। हमने जो सहजन लगाया हुआ है उसके पत्तियां गिरती है, उसके नीचे हम जो फसल उगाते हैं वो अलग ही है। बात आई अब जैसे जल की, किसान क्या है खुला जल अपने खेत में बहाता है, अगर जरूरत नहीं है वो किसान का वो जल है, खेत का पानी है, वो व्यर्थ जाता है और फसल को भी नुकसान करता है। अगर किसान की वार आ गया, उसके खेत में उस फसल को जरूरत नहीं है पानी की, उस फसल के अंदर हमने पानी दे दिया तो वो फायदा ही बजाय वो उसका नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? उस पौधे को पानी की जरूरत नहीं है, जैसे हमें पानी की प्यास नहीं है, हमने पानी पी लिया तो वो नुकसान करेगा, ना कि वो फायदा करेगा। वो अंदर जाके ने वो जैसे पेट में वो त्रियां भारीपन हो जाएगा और हो जाएगा। वो जब पानी हमारा धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेगा शरीर, उस टाइम हमें शरीर से चैन महसूस होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो इसी तरह पौधा को भी नुकसान होगा। तो सभी जो भी किसान भाई है, आजकल सरकार सब्सिडी भी दे रही है, अपने खेत में टैंक बनवाए पानी का, उसके अंदर पानी स्टॉक करें, और ड्रिप सिस्टम है और फुहारा सिस्टम है मिनी स्प्रिंकलर, उससे अपनी खेती पकाए। उससे क्या है हमारे 80% पानी की बचत होगी और 20% ही पानी लगेगा, हमारा जल भी बचाव होगा। और किसान को जब भी फसल उसको पानी का आदेश देगी उस टाइम वो पानी अपनी फसल में वो फुहारा सिस्टम से और ड्रिप सिस्टम से पानी देगा, उसकी फसल है उसकी प्यास बुझेगी और वो अच्छी तरह से लहलाएगी और अच्छी उसको पैदावार देगी। और इससे हमारा जल भी बचेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो हमारा जल बचा होगा जो हमारे काम आएगा। जल का संकट बहुत आने वाला है आगे टाइम में, आने वाले टाइम में। क्यों? हमारा धरती माता से इतना जल किसानों ने निकाल लिया है, नीचे दरार पैदा हो गई है, ये भूकंप का कारण बन गया है। सबसे बड़ी बात ये है जो कई जगह हमने देखा बोर किए हुए हैं कई शहरों के अंदर, वो शहर का कचरा है उस बोर के अंदर 100-150 फीट नीचे कचरा डाल रहे हैं। उससे क्या है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। और जो भूकंप का कारण है, भूकंप का कारण यही बनता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण तो भूकंप का कारण बनता है। कई शहरों के अंदर महानगरों के अंदर भूकंप आता है, मेन कारण यही है।
अगर प्रकृति के साथ हम चलेंगे, प्रकृति हमें पूरा साथ देगी। प्रकृति हमारे साथ कभी नहीं करी। हमने जंगल के अंदर देखा, हमने हिमाचल के अंदर देखा, वहां पर पेड़ पौधे हैं, जंगल के अंदर है, फ्रूटदार है, सब्जी है, तो हमने उधर काफी मात्रा में इतनी सब्जियां और फलदार फल लगे हुए थे पेड़ पौधों के, उनके अंदर कौन खाद पानी देता है। तो किसानों से अनुरोध है, आप जल भी बचाएं और जो पर्यावरण है उसको भी बचाएं और जहर मुक्त खेती करें। हर इंसान के थाली के अंदर जहर मुक्त भोजन हो। तो मेरा यही सभी से प्रार्थना है। तो इस पे चर्चा करें और एक दूसरे किसान को समझाएं और पेड़ पौधे अपने खुद लगाएं। जो विलायती कीकर होगी, विलायती और नीम है, जो किसान की जगह रोकता है, किसान के पास इतनी वो जमीन नहीं है तो वो रोकता है, तो वो हमारी जमीन बचे और अच्छा फलदार पौधा लगाएं, वो फल भी देगा और हमारी जमीन भी नहीं रुकेगी। तो यही हाथ जोड़ के विनती है। तो जो भी किसान साथी का सवाल हो वो हमसे कर सकता है। तो धन्यवाद जी। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है आपने किसानों को। हमारे किसान भाइयों ने सुना कि मिट्टी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। लाखों रुपए की जहरीली दवाई से, जहर से हम बचा करके हम अपने किसान भाई अपने खेत की ही मिट्टी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस बात पे आपने प्रकाश डाला। आपने अपना अनुभव बताया, आपके लिए बहुत बहुत शाबाश। आपने 2 पेड़ लगाने की बात भी आज सदन से निवेदन किया है। समय आ रहा है, हम किसान भाइयों को इस प्रकृति को बचाना है, हमें बैलेंस बनाना है। और मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि 2 नहीं 3 पेड़ में लगाऊंगा। बरगद, पीपल और नीम का पेड़ जरूर मैं लगाऊंगा। यह आज हम संकल्प लेते हैं। और अब आज हमने 2 दिन से आदरणीय पवन जी को नहीं सुना है, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय पवन कुमार सर आए और सदन को संबोधित करें। और इसके बाद हम हमारे किसान भाइयों का कोई अगर सवाल है तो हम सवाल लेते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि पीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित है, अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। ओम। और आज हमारे मुख्य अतिथि मेनपाल जी का भी अभिनंदन। प्रकृति और पर्यावरण, हमारी भूमिका, हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति हम किस प्रकार से सजग होकर के अपने बड़े सुंदर सरल तरीके से उन्होंने अपना आज उद्बोधन दिया है। बहुत साधुवाद उनको। और इसी प्रकार से वो नियमित रूप से हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनका स्वागत है इस मंच पर भी। और आज की हमारी योग कक्षा विशेष रूप से बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने, आज की योग शिक्षिका रक्षा ठाकुर जी ने बहुत सुंदर योग कराया। और कल भी उनसे अनुरोध किया गया है कि कल भी वो योग करके हमारी जो योग निद्रा की उन्होंने जो क्रिया की थी बाद में, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही सुंदर। और कई बार तो ऐसा हो जाता है योग निद्रा करते हुए हम सो जाते हैं, फिर से चेतन अवस्था में आते हैं, फिर से सोते हैं, फिर चेतन अवस्था में आते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आज इसका अनुभव हमने लिया और सबको बड़ा आनंद आया कि इस तरह से हम योग के जो बहुत सारी नई चीजें भी आज हम सुनते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इतने समय से नियमित रूप से योग करने के बाद भी, और नए व्यक्ति का जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ वो नई चीज ही दे करके जाते हैं। तो आज का ये बहुत अच्छा कार्य रहा है और मुझे आशा है कि हम इसी प्रकार से जो हमारा ये योग के साथ हम चर्चा भी करते जा रहे हैं और बातचीत भी करते जा रहे हैं, अनुभव का आदान प्रदान भी करते जा रहे हैं, इसको भी हम नियमित रूप से हमारी ये कक्षा निरंतर चलती जा रही है और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा कार्य चल रहा है।
सभी को जो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत अनुभव भी और आनंद भी निश्चित रूप से आ रहा है। इन कार्यों को करते हुए कई सारी जो अनुभव आते हैं और उन अनुभवों को भी कई बार हमें बांटने का मौका मिलता है। कल हमारे कैंपस में कुमार बब्बन सिंह जी जो अभी नेचुरोपैथी पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल वो भी हमारे बीच में आए और उन्होंने भी अपने साथ वो जो लौकी और कद्दू और बाकी सब चीजों के बीज भी उन्होंने दिए। आज वो हमारे उसमें लगाने का भी उनका विचार है। बीज शोधन करने के बाद ट्राइकोडर्मा और गौमूत्र और जो भी आज वो करेंगे हमारे कैंपस में ही उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकली साथ मिलकर के हम काम करने का और अनुभवों को आदान प्रदान करता हुआ और साथ मिलकर के काम करने का एक अवसर मिलता है। और इसमें बहुत सभी लोगों का सहयोग है। और कल मैं एक बैठक में ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित हुआ। यह वही बैठक थी जिसका एक फॉलोअप हो रहा था जो पिछले वर्ष थाईलैंड में हुई थी। तो उन्होंने भी प्रस्ताव हमसे मांगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको जो हमने पिछले वर्ष जो हमारे दो इस सदन के सहयोगी किसान हैं, रामकृष्ण रघुवंशी जी और शरद वर्मा जी, उनके द्वारा जो उद्बोधन था उनको फिर से याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने एक उद्बोधन दिया था, प्रैक्टिकली करके दिखाया था। क्यों नहीं हम इन अन्य देशों के जो किसान हैं उनके साथ मिलकर के भी ऐसे अनुभवों का आदान प्रदान करें यदि संभव होता है तो। क्योंकि भाषा की और कई सारी समस्याएं होती हैं, मुख्यतः तो भाषा की समस्या है। और लेकिन फिर भी अनुरोध किया गया है कि अगर उनके कार्य में ऐसी संभावना होती है तो हम ऑनलाइन जुड़ते हुए अपने और किसानों को कम से कम दूसरे देश में वह क्या कर रहे हैं और हमारे किसान क्या कर रहे हैं, इसका अगर थोड़ा सा भी अनुभव का आदान प्रदान रहता है तो हम एक दूसरी संस्कृति से, जो कि भारत की ही सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है पूर्व में और वर्तमान में भी हैं, उनके आपस में जरा मेल जोल बढ़ेगा तो बहुत सुंदर तरीके से हमारी बातें आगे बढ़ सकती। इस कार्य में इस बैठक में कल पाकिस्तान से भी और फिलीपीन से और बाकी मंगोलिया से भी और थाईलैंड से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे देशों के कई सारे प्रतिनिधि। एक छोटी सी मीटिंग थी, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सुझाव हमने दिए कि हम इस प्रकार से आदान प्रदान करके सबको आगे ले जाने का हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो इस तरह का एक सुझाव दिया है, आने वाला समय बताएगा, देखें किस प्रकार से कार्य आगे होता है। और बाकी जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम जीवामृत के ऊपर हम हमारे किसानों ने बहुत सारा अनुभव लिया है, बहुत सारे अनुभव उन्होंने किए हैं। जीवामृत के ही एक हमारे सदन में कृषक आए थे, उन्होंने कहा था मैंने 24 तरह के जीवामृत बना रखे, जो कि अलग अलग पदार्थों को लेकर के। इसी प्रकार से शरद जी ने एक बार बताया था कि वो गन्ने की लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसको जीवामृत में डालते हैं। तो ऐसा भी अनुभव हमने कहा कि आप अनुभव करिए, क्योंकि वहां पर जीवामृत बनाने का कोई भी तरीका मैंने अभी तक के नहीं देखा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। और उनकी जो पद्धति है प्राकृतिक खेती की, उससे कहा, उसके बारे में मैंने सुझाव दिया कि हम भी उसको सीखना चाहते हैं, हमारे भी किसान उसको सीख करके लाभान्वित हो। जो भी पद्धति वहाँ के किसान कर रहे हैं, यहाँ के किसान करते हैं, दोनों का अगर मेल जोल हो, बातचीत नहीं भी होती है तो विधि का के बारे में बताया जाए, बीच में कोई ट्रांसलेट कर देगा, तो इससे सबको फायदा हो सकता है। तो इस चीजों पर बातचीत चल रही है। इसमें अब आगे हम जब भी संभावनाएं होंगी हम आगे इसके ऊपर कार्य करेंगे। तो इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सभी को बधाई, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपने सुंदर मार्गदर्शन दिया। और आपने पिछली बार विदेश में हमारे युगहर कार्यक्रम के आदरणीय शरद वर्मा जी और रामकृष्ण रघुवंशी जी का जो उद्बोधन विदेश में आपने युगहर कार्यक्रम का और यहाँ क्या हो रहा है साइलेज के ऊपर और जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर आपने संबोधन कराया था। एक किसान का मान आपने कितना बढ़ाया
और आप आगे भी अगर विदेशों की जब बैठक होती है उसमें हमारे भारत के, मध्य प्रदेश के किसानों को, इन विभिन्न राज्यों के किसानों को आप वहाँ उसमें मौका देंगे, और तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपका सहयोग युवा कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। आदरणीय ओंकार नाथ जी का हैंड रेज हुआ है, वो कोई संवाद करना चाहते हैं। ओंकार नाथ जी झारखंड से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लें ओंकार नाथ जी, आपका स्वागत है। जी वाह, नेटवर्क में आए आप थोड़ा सा जगह चेंज कर दें ताकि आपकी साफ आवाज आए। एक मिनट। और सब लोग अनुलोम जी विलोम सभी को करते हैं। प्रणाम, सभी को नमस्कार। जी स्वागत है। मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ अब आ रही है जी जी। सभी को नमस्कार। और आज का जो मेन पाल भैया जी ने अपना विषय रखा है वृक्षारोपण, और मेरा तो बहुत पसंदीदा विषय है वृक्षारोपण। और बचपन से ही प्रति मेरा लगाव रहा है, और हम बचपन से ही पौधा लगाते आए हैं। लेकिन ये तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो गया, और ये ऐसा विषय है वृक्षारोपण, ऐसा चीज है जिसके माध्यम से एक आर्थिक रूप से पूरे देश में बहुत व्यापक परिवर्तन माने इसके माध्यम से हो सकता है। लेकिन ये कैसे पूरा जन आंदोलन का रूप ले, कैसे हर व्यक्ति इसको महसूस करे, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है। इसको कैसे हम हर व्यक्ति से जोड़ें। बहुत प्रयास हमने किया है वृक्षारोपण के, अपने साथियों संगतियों के साथ साथ ले लेकर, और अपने मैंने योजना बनाया था कि हर रोड किनारे, सड़क किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ खाली स्थान पड़े हों वहाँ वृक्षारोपण अगर कर दिया जाए तो जमीन का बर्बादी भी नहीं होगा। और एक गांव में इस तरह से अगर हर जगह इस तरह से खाली स्थान पर लग जाए, स्कूल, कॉलेज, नदी किनारे, सड़क किनारे, हॉस्पिटल में, तो उस गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा। फल के मामले में गांव के लोग के पास आर्थिक समृद्धि नहीं होता है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं। तो अगर वृक्षारोपण योजना अगर चले हर गांव में, इस तरह से चले खाली स्थानों पर, तो फल के मामले में अब गांव के लोग खरीद कर नहीं खा सकते हैं। अगर गांव में एक जामुन का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पहले पहले आम का पेड़ होता था, तो गर्मी के दिन में जब अषाढ़ आता था, अभी अषाढ़ का टाइम चल रहा है, जो पुराना पेड़ था तो उससे टप टप चुक चुक के आम गिरते रहता था। कितना आनंद आता है एक एक आम चुन चुन कर खाना। इस तरह से जामुन का पेड़ के नीचे बच्चे, पूरा गांव के बच्चे जुट जाते हैं और जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, बेल खाते हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब कि है कि लोग को पौष्टिकता भी मिल जाएगा सबको, पूरे गांव को। और उससे बच गया तो फिर वो बेचकर उसको आर्थिक समृद्धि भी ला सकते हैं। और इसके माध्यम से पर्यावरण भी मेरा शुद्ध होगा, गांव में हरियाली आएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं पौधारोपण का। और हम तो ये समझ रहे हैं कि अन्य खेती के में तुलना में बागवानी में ज्यादा आर्थिक रूप से बेनिफिट है। हम कंपेयर करते हैं, धान हम लोग मुख्य फसल, मेरा मुख्य फसल है धान है, गेहूं है, मूंग आदि मुख्य फसल है। हम जब आकलन लगाते हैं 1 एकड़ में तीनों फसल का, तो मुश्किल से 15,000 20,000 रुपया पर एकड़, 10,000 15,000 पर एकड़ का बेनिफिट मिलता है 1 एकड़ में। 15,000 20,000 30,000 यही जाता है। और वही जब 1 एकड़ में बागवानी हम जब खेती करते हैं तो 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया तक पहुंच जाता है इसका बेनिफिट। और मेहनत भी कम लगता है। एक बार पौधा लगा दीजिए तो 50-60 बरस तक चलते रहता है। न उसमें कोई खाद का विशेष जरूरत पड़ता है, न पानी की जरूरत पड़ता है, खुद वो खाद ले लेता है, खुद पानी ले लेता है। और कोई निगरानी की, कोई उसको सुरक्षा का भी जरूरत नहीं पड़ता है। जब फल दे तो उसमें थोड़ा सा अपना सुरक्षा दे दें, और उसके बाद फिर सालों भर अपना आराम से उसका आर्थिक रूप से उसका दोहन करते हैं। तो वृक्षारोपण बहुत ही सुंदर चीज है। और हमने सार्वजनिक रूप से भी प्रयास किए हैं, अपने नदी किनारे अपना पौधा लगाया है, तालाब किनारे लगाया है। लेकिन उसमें क्या होता है परेशानी की फिर वो लोग गाँव वाला थोड़ा सा जुड़ नहीं पाते हैं उससे, उसको अपना समझ नहीं पाते हैं।
तो परेशानी यहाँ पर हो जाता है। बहुत सारे पौधे लगाए, अभी भी मेरा बहुत सारा पौधा लगा हुआ, फल भी देना शुरू कर दिया, जामुन के, आम का, पीपल, बड़ा 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 पीपल का रूप ले लिया है। नदी किनारे लगाए हैं, तालाब किनारे लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं। तो फिर इसमें फिर क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो बकरी से चरा देते हैं, लोग गाय से चरा देते हैं, या फिर कोई उसका जो बाउंड्री किया, घेरावा किया, वो कभी कभी लोग, उसमें लोग, बच्चे लोग या कोई वो वाला गाँव वाला फिर चुरा के ले जाता है। तो बड़ा दुख होता है मन में कि फिर वो लोग इतना मेहनत से लगाया। अब मेन है कि समय तो अपना अपने पास इतना नहीं है कि अब उसी में लगे रहें। जो सोच में लाके थोड़ा सा 1 महीने 15 दिन लोग काम कर सकता है इसमें, लेकिन फिर उसको 2 साल 3 साल तक निगरानी करना पड़ता है पौधा को, तब फिर जाके वो फिर जब जब आगे निकल जाता है, तो फिर उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज तो था कि इसको कैसे हम सभी लोग को जोड़े, अगर इस विषय पर हम लोग चर्चा करें तो अच्छा है और बहुत बढ़िया है। दूसरा रास्ता तो ऐसे मैंने निकाला है कि नहीं, ऐसा करो भाई कि लोगों से चंदा ले लें, जो आर्थिक रूप से संपन्न है उससे चंदा ले लें। भाई गांव की हरियाली की बात है, आपको चंदा दे दो और पौधे ले लें, पौधे लेकर और फिर उसको वितरण कर दें, और सभी लोग के निर्धारित करें कि 2 पौधे 5 पौधे सभी को देंगे, निःशुल्क दें या कुछ नॉमिनल चार्ज रखें। दूसरा रास्ता मैंने निकाला, और इस पिछले वर्ष से यही मैं कर रहा हूँ कि अपना पौधा खरीद कर और चंदा से, अपने से चंदा से खरीद करके फिर लोग को वितरण दे रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं कोई बीज फेंकता नहीं हूँ। जो भी गांव घर में बीज होता है, जामुन का है, आम का गुठली है, काजू का मेरे पास एक पेड़ है, वो काफी फल दे रहा है। तो करीब उसका आधा बीज जो हम सीड ही तैयार कर देते हैं। ऐसे अगल बगल जो शादी ब्याह में जो गिलास होता है वो जमा कर लेते हैं, जो जूठा लोग फेंक देते हैं, वो बीनते हैं। तो लोग, काफी लोग मेरा पूरा अथी भी करता है कि सब जूठा उठा बीनते रहता है सब, लेकिन वो इकट्ठा कर करके फिर हम उसमें बीज डाल देते हैं, पौधा निकलता है। तो फिर आसपास के अगल बगल के लोग फिर उसको फिर पौधाओं को वितरित निःशुल्क दे देते हैं। तो एक मेरा थोड़ा सा लगाव है वृक्षारोपण के प्रति, और अच्छा चीज है। और इसमें अगर हम लोग जन आंदोलन का रूप दे सकें तो बहुत बड़ा, और आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा ये द्वार है। वृक्षारोपण में आगे बढ़े तो पृथ्वी पूरा हरा भरा हो जाएगा, हरियाली होगा, छाया मिलेगा, हवा शुद्ध मिलेगा। तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और आर्थिक रूप से भी हम संपन्न बन सकते हैं वृक्षारोपण के माध्यम से। प्रशांत सिरोडे जी का जो वहाँ पर महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने 700 एकड़ में बांस की खेती कर रहे हैं। तो ये बांस आधारित या पौधे आधारित जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें भी, इसके माध्यम से भी हम लोग बढ़ सकते हैं। इसमें प्रोसेसिंग प्लांट लगे, बांस आधारित उद्योग जो होता है, अब इथेनॉल बनाने के लिए भी हो रहा है गडकरी, माननीय गडकरी जी के द्वारा। तो बांस भी एक ऐसा पौधा है जो पीपल के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो जहां पर पानी का अभाव है तो वहां बांस की खेती करते हैं, तो एक मेरा पृथ्वी भी हरा भरा हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा मिलेगा, और आर्थिक समृद्धि भी उसमें मिलेगा। 1 एकड़ में 1 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट बांस से लोग बताते हैं। तो इस तरह से हम तो बहुत इच्छा होता है कि भाई वृक्षारोपण आगे बढ़े। बस यही थोड़ा सा मन में विचार था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शाहजवान आदरणीय ओंकारनाथ जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने और पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। क्योंकि जब बचपन में हम जाते थे, जब जून का महीना पानी उठता था, उसके पहले आम के जो ताजे आम का आनंद लेते थे, वो स्वाद ही अलग था। क्या जामुन लेने जाते थे, जामुन, गुली, जामुन, आम और विभिन्न फल जो अपने गांव में होते थे, किसान कहीं बाहर से जाना ही नहीं पड़ता था। वो आनंद ही अलग है, उसका तो आनंद जी मेरा उसकी मेरा बात पुराना बगीचा है, मेरा पुराना बगीचा है भैया, वो मेरे बाबा के द्वारा लगाया गया था। वो अभी भी उसमें बहुत पूरे गांव के बच्चा लोग आ जाता है, पूरा जामुन के पेड़ के नीचे और आम के पेड़ के नीचे लोग सब खाते रहते हैं। लेकिन अब वो खत्म हो वो गया, अब एक वो कुछ आम कुछ पौधे बचे हुए हैं, वो लेकिन अब उसको आम का वो तोड़ जो है निकाल करके और ऐसे करके वो जब आम चूसते थे ना, तो वो आनंद ही जी अलग जी था। जी। वो कंधे पे कपड़े का वो टांग लेते थैली, और उसमें से जामुन तोड़ना, ये सब कुछ करना, बहुत आनंद एक ये गांव बच्चा लोग की ऊपर चढ़ जाता है, बच्चा लोग ऊपर चढ़ जाता है। और ये भी डर नहीं रहता कि हम गिर जाएंगे, क्या हो गए, इतना हाँ, जो ये होता है। जी जी, जी बहुत जी। सुंदर। आदरणीय रोहित दास जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ
आदरणीय रोहतास जी, आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रोहतास जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और अपनी बात रखें जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो पवन सर ने बताया था हमें कि हमने ये देखिए, आप ये गन्ने से, ये जो घन अमृत है, ये देखिए गन्ने से बनाते हैं हम लोग। इसमें ये है कि भी टुकड़े डाले गन्ने के काट के, ये देखिए आप जो हमने दिखाया है, इससे बहुत अच्छा बनता है गन्ना। इसमें गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, आप ये पीस डाल दीजिए काट के, बस ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और बहुत इतनी तेज तीखी और इतनी बढ़िया वो आती है, बहुत अच्छी आती है। आप इसका यूज करें, बस यही मैं सदन को दिखाना चाह रहा था। और ये बहुत अच्छा है और इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और इसमें कई गुना ताकत ज्यादा है। जो घन अमृत अपन गुड़ से बना रहे हैं, उसकी अपेक्षा ये गन्ने के जो टुकड़े डाल के, ताजे डाल के बनाते हैं, इसमें ताकत बहुत है। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसके प्रयोग से लगता है कि ये कई गुना प्रभावशाली है। जी ओम, जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी। आप किसान एक वैज्ञानिक है। सभी जी। दोस्तों और मित्रों की ताजा याद दिला दूं सभी को मौसम के अनुसार जामुन खाने का। जी, मेरी तरफ से सबको जामुन उपलब्ध हो और सब खाएं वाह और वाह मौज वाह मस्ती में वाह। आनंद लें। ये भिजवा दो, ये जामुन भिजवा दो भैया। जी जी, आप सबको हरिद्वार कुरियर करवा देंगे। आदरणीय पवन सर को तो भिजवा ही दो, हम लोगों तो जी ठीक है। जी बढ़िया, क्या बात है, भिजवा दीजिए। ये पार्सल कर दो तो पहुंच जाएंगे 2 दिन में, 3 दिन में पहुंच ही जी जाएंगे। जी जी। जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी तक आवाज पहुंच रही हो। धन्यवाद मुनीला जी। अभी जो चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और वृक्षारोपण की जो बात है, तो उस संदर्भ में जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, यह बात है। इस पे तो बहुत विस्तार से कहा जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए 2-3 बिंदु मैं दूंगा, क्योंकि इसको तो हमने एक आप बता आकाशवाणी दीजिए, के आपके करीबन आपका महत्वपूर्ण सुझाव है तो आप समय का ध्यान ना करें, 5-10 मिनट और चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखें। इस पे हमने करीबन 20-25 साल के पहले आकाशवाणी पे एक भाषण दिया था, एक 15-20 मिनट का, एनवायरमेंट पे। तो उसमें जो बिंदु रखे थे, उसमें से 2-3 बिंदु में रखते था कि आज की व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था किसी ना किसी को, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बगैर और इंसेंटिव जोड़ के अगर हम नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या किया जा सकता कि जैसे कि अब हमारे अतिथि जी ने जो बोला था अभी चर्चा में, कि भाई ग्राम पंचायत में, स्कूलों में लगाए तो जाते हैं, कॉलेजेस में लगाए जाते हैं, लेकिन 1-2 साल तक उसको जो देखभाल करनी है उतना नहीं होता। कई बार ये भी बोला जाता है कि भाई फोटो के लिए सब काम होता है और उसके बाद ये नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा लिंक करने की जरूरत है। क्या क्या लिंक कर सकते हैं? हर स्कूल कॉलेज को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है। और अब अगर हम बोलेंगे कि भाई हर साल में उसका जो ऑडिट होता है, तो उसमें एक वृक्षों का भी ऑडिट या एनवायरमेंट ऑडिट जिसको बोलेंगे, ये एनवायरमेंट का ऑडिट हो और उसमें स्पेशली वृक्षों का, कि भाई आपने इस साल में कितने वृक्ष लगाए, गत वर्ष कितने लगाए थे और उसमें से कितना जिंदे है। ये यदि ऑडिट में यदि बात जोड़ी जाए और इसके साथ में उनको इंसेंटिव करके 1%, 2% एडिशनल ग्रांट दी जाए, तो निश्चित रूप से स्कूलों के पौधे और कॉलेज के पौधे मरेंगे नहीं और जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यही बात ग्राम पंचायत के लिए कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत को भी जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, उनको भी बाध्य किया जाए कि भाई आपने कितने पौधे लगाए, क्या लगाए, और उसके और कितने जगह है लगाए, उस पर आधार नहीं है। कितने 1 साल के कितने हैं, 2 साल के कितने हैं, 5 साल के कितने हैं, इसका सालाना ऑडिट हो जाए। और सालाना ऑडिट होके उसमें ग्राम सेवक
सरपंच, ये दोनों प्रशासन और शासन, ये दोनों को बाध्य किया जाए और उसके आधार पे उनको एडिशनल ग्रांट 1% 2% जो भी देना है वो दिया जाए। यह यदि बात हो जाती है तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की भी पौधे मरने वाले नहीं है। मैं निश्चित रूप से बोलता, आज के परिप्रेक्ष्य में जो होना है वो जन आंदोलन खड़ा करते समय मैं फिर से एक रेफरेंस दूंगा कि यह बात जो थी गांधी जी के जमाने से हमने जो अध्ययन किया है विनोबा जी और जयप्रकाश जी और बाकी सभी लोगों के साथ में, तो यही बात आई कि भाई जन सहभागिता तो होती है, लेकिन अंत में बात यही आई थी जयप्रकाश जी के और विनोबा जी के करने में कि भाई प्रशासन को जब तक हम सहभागी नहीं करेंगे तब तक यह बातों का जो रिजल्ट आना है वो नहीं आता। तो प्रशासन के माध्यम से हम ग्राम पंचायत वाले, जो स्कूल कॉलेज वाले और ऐसी भी कई सारी संस्थाएं जिनको गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती है, उनको यदि हम अंकुश लगा दे कि भाई सालाना वृक्षों का ऑडिट होगा, लगाने का, बढ़ाने का, और जो उसके आधार पे तुम्हारा ग्रांट का लिंकेज होगा, यह यदि बात कर दी, साथ ही साथ में महानगर पालिका में और इसमें बड़े शहरों में ट्री का सेस लिया जाता है, वृक्षों का एक सेस लिया जाता है। तो ट्री सेस लिया जाता है तो ट्री सेस के साथ में वृक्षारोपण जो है वो भी लिंक यदि कर दिया कि भाई पैसा तो लिया जा रहा है, पैसा लेने के बाद में कितना हो रहा, क्या हो रहा, इसका एक ऑडिट यदि वृक्षों का किया जाए, यह एक मैं बुनियादी आधार पे बोलता, तो वृक्षों का सालाना ऑडिट हो, कितने लगाए, कितने बढ़ाए, उसकी उम्र क्या है, क्या नहीं है, और उसके आधार पर यदि लिंकेज ग्रांट्स का किया जाता है तो ढेर सारी हजारों लाखों संस्थाएं भारत में है, तो ये संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों वृक्ष बचाए जा सकते हैं। लगाने की बात नहीं है, बचाए जा सकते हैं, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। ऑडिट के साथ हमारे पेड़ वृक्षों का भी ऑडिट हो, ये महत्वपूर्ण सुझाव व्यवहार कार्यक्रम में आज आया है। ये अपन इतना लिखें, सोशल मीडिया पर लिखें, पत्रों के माध्यम से सरकार को लिखें, ताकि यह बात दिल्ली तक, भारत सरकार तक और विभिन्न राज्यों की सरकारों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जनहित में है और ये जन आंदोलन बन जाएगा। यह व्यवहार कार्यक्रम से शुरू हो, यह मिशन हम सब लोग कल फीडबैक दें कि अपन ने क्या किया है, सोशल मीडिया पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, ग्रुप में लिखा है, पत्र लिखा है, क्या किया है। कल जरूर हमारे सदस्य अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस बात पे दे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज व्यवहार कार्यक्रम में आई है, तो हम इसको जरूर फॉलो करें। आदरणीय मेनपाल जी, आपका स्वागत है, जो चीफ गेस्ट महोदय हैं, उन्होंने हैंड किया है आपका जी। जो वृक्षारोपण की जो बात आई, इस पर ये गंभीर समस्या है, हम कैसे किसको समझाएं, किस तरीके से इस पे चर्चा की जाए। तो मेरा अनुरोध है, अब जो स्कूल की जो छुट्टियां पड़ी हुई है, अब 1 जुलाई से वो जो स्कूल है, कॉलेज है, जो लगने जा रहे हैं, तो हमें जाकर बच्चों में ये जागृति पैदा करनी होगी कि वृक्ष से हमें क्या फायदा मिलता है। ये हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है। तो बच्चों के अंदर ये वृक्षारोपण की ये जागृति हमने हर स्कूल कॉलेज जाकर ये भावना उनके अंदर जगानी होगी। तो हर बच्चे के संदर्भ में अगर 2 पौधे, आप 5 पौधों की डिमांड रखिए, अगर कम से कम वो 2 पौधे जरूर लगाएगा, तो उनको आप कहिए कि हमने ये 2 पौधे आपको गोद दे दिए हैं, आप इनकी परवरिश करना है और आपने ही इनकी पानी है, खाद है, वो आपने ही डालनी है। तो वो बच्चा खुशी खुशी ये डालेगा। ये मेरा अनुभव है। हम छोटे बच्चे थे तो कई जो बाहर से आते थे जो मानव व्यक्ति, तो वे हमें ये प्रेरणा देते थे, आप ऐसा करिए, तो हम खुशी खुशी लगाते थे। भाई मैं तेरे से बड़ा पौधा करूंगा, वो कहता मैं तेरे से करूंगा। तो ये हम वो पिछली ये बात दोहराते हुए तो हम सोचते हैं बच्चों के अंदर अगर ये जुनून है, ये अंदर उनके अगर पैदा किया जाए तो हम ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये मेरा वो है। और हम हमारे एक गांव के हैं, जुड़े हैं, जो अब की बार प्राकृतिक खेती शुरू की है,
उनके पास 22-23 एकड़ जमीन है, तो उन्होंने 5-6 एकड़ में अभी स्टार्ट की है। तो मैं उनसे जोड़ना चाहूंगा, वो हर साल जुलाई के अंदर वो अपने ट्रैक्टर ट्राली से पंचायत से लिखवाकर वो सरकारी नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं। वो स्कूल, हॉस्पिटल, तालाब और शमशान घाट के अंदर वो पौधे लगाते हैं। मैं 2-3 साल से उनका यो कार्य देख रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अगर वो जुड़े हुए हों तो अनिल दांगड़ जी आकर अपना परिचय दें। और आदरणीय अनिल जी का स्वागत है, अनुरोध कर लें। नमस्कार सर, सभी को राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रुप के माध्यम से मिली। मैनपाल जी ने मुझे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कल से इसके बारे में जानकारी मिली और आज लगातार 1.5-2 घंटे से जुड़ा हुआ है। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद मुझे नहीं पता थी, आप सभी के माध्यम से अलग अलग जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, बताया, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और पौधों के बारे में बहुत ही अच्छा विषय और चर्चा हुई। भाई सभी के लिए पौधे रोपण बहुत जरूरी है और पौधारोपण आगे के लिए भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। एक ऐसी आज जो नींव हम रख रहे हैं वो आगे तक अपने बच्चों तक इसका फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल जो पीछे कम हुआ था उसमें पौधों की वजह से ही हमें बहुत फायदा मिला था। और प्राकृतिक खेती है वो भी बहुत जरूरी है। किसानों की आय बढ़ाने का एक जो जरिया है वो प्राकृतिक खेती ही है। अब पेस्टिसाइड है और उस पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो 1 से 2 साल में हम कवर अप कर जाएंगे। जो पहले जो हमारे उत्पादन हो रहे हैं उससे भी अधिक उत्पादन होगा और इससे हमें फायदा मिलेगा। और जो उत्पाद हमें मिलेगा वो 100% ऑर्गेनिक मिलेगा, इसका हमें बहुत फायदा मिलेगा, जिसकी डिमांड भी बहुत है और बाजार में रेट भी अच्छा है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि प्राकृतिक खेती की तरफ अपना जो रुझान है वो करें और अधिक से अधिक फसल लें। धन्यवाद। जी आदरणीय अनिल जी, आप रोज जुड़िएगा, इसी ये लिंक जो है यही लिंक रहती है। आपका स्वागत है। और आप भी, जैसे आपको आदरणीय मैनपाल जी ने जोड़ा, आप भी अन्य किसानों को और हमारे वरिष्ठ समाज सेवकों को जोड़िएगा ताकि योगार कार्यक्रम में वो अपना अनुभव आपस में एक दूसरे से शेयर कर सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। और आदरणीय दिनेश जी अगर नेटवर्क में है, दिनेश जी ने हैंड रेज किया था, तो दिनेश जी अगर कहीं हो, अगर कुछ दिखाना चाहते हैं, दिनेश जी सोमवार जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत बढ़िया रही और आज अनिल जी जुड़े, उनका पूरे सदन की ओर से स्वागत है। जो भी हमारे साथ में साथी जुड़ेंगे उनका सदन स्वागत करें। बहुत अच्छा रहा।